राज मल्होत्रा एक नामी मॉडलिंग एजेंसी का मालिक था। चमकती दमकती जिंदगी में डूबा हुआ उसका जीवन हर ऐशो आराम से भरा था। कामयाबी उसके कदम चूम रही थी, लेकिन उसका दिल वो कहीं भटक रहा था। और इस सब के बीच एक औरत थी जिसने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया था। पूजा, उसकी पत्नी। पूजा एक सीधी सादी संस्कारी औरत थी जो पति और परिवार के लिए अपनी दुनिया समर्पित कर चुकी थी। वो 2 प्यारे बच्चों की माँ थी और एक आदर्श गृहिणी भी। उसका पूरा समय घर, बच्चों और राज के लिए समर्पित रहता था। राज भी कभी उस पर जान छिड़कता था, लेकिन अब धीरे धीरे वह पूजा से दूर होता जा रहा था। राज की जिंदगी में एक तूफान आया। रूपाली। रूपाली एक ग्लैमरस, महत्वाकांक्षी और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी जो राज की एजेंसी के लिए मॉडलिंग करती थी। उसकी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज ने राज को सम्मोहित कर लिया था। रूपाली जानती थी कि राज शादीशुदा है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। वह खुद को राज की जिंदगी की नंबर 1 बनाना चाहती थी। राज अपने घर की जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ते हुए रूपाली के साथ एक अलग दुनिया बसा बैठा। पूजा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। राज अब देर से घर आता, बच्चों से दूरी बना लेता और पूजा से झूठ बोलने लगा था। पूजा ने कभी शक नहीं किया था, लेकिन अब उसके भीतर एक दर्द उठने लगा था। एक रात जब राज ने पूजा से कहा कि उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, पूजा ने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। राज अब दिन का बहाना करके रूपाली के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। रूपाली उसे प्यार से घेरती, उसकी पसंद की हर चीज करती और उसे वो सब देती जिसकी तलाश शायद राज को थी, ताजगी, नयापन और उत्साह। इधर पूजा के लिए हर दिन अकेला होता जा रहा था। वह हर सुबह बच्चों को स्कूल भेजती, घर के काम करती और हर शाम दरवाजे पर उसकी आंखें टिकी रहती कि राज कब लौटेगा। लेकिन अब राज की मुस्कान भी बनावटी लगती थी। एक दिन पूजा की सहेली शालिनी उसके घर आई। शालिनी खुलकर बोलने वाली महिला थी और पूजा की अच्छी दोस्त भी। पूजा ने उसके सामने अपना मन हल्का किया। शालिनी, मुझे लगता है राज अब पहले जैसे नहीं रहे। वो मुझसे दूर हो गए हैं, शायद किसी और के पास हैं। शालिनी ने गंभीरता से पूजा की बात सुनी और कहा, तू चाहो तो मैं पता कर सकती हूँ। मुझे शक है कि तेरे पति किसी और औरत के जाल में फंस चुके हैं। पूजा ने पहले तो मना किया, लेकिन दिल में बैठे डर ने उसे हाँ करने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही दिनों में शालिनी ने पता लगा लिया कि राज की जिंदगी में रूपाली नाम की कोई है। पूजा को यह सुनकर जैसे जमीन खिसक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह अपनी बसी बसाई दुनिया को टूटने नहीं देगी। पूजा ने कोई लड़ाई नहीं की, कोई हंगामा नहीं किया। उसने चुपचाप अपने बच्चों को साथ लिया और मायके चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने राज को एक चिट्ठी छोड़ दी। राज, मैंने तुम्हारे चेहरे से वो झूठ पढ़ लिया था जो तुम बोल नहीं रहे थे। मैं जा रही हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने मुझे छोड़ा, बल्कि इसलिए कि तुमने मेरी जगह किसी और को दे दी। तुम्हारे बच्चों को एक माँ की जरूरत है और मुझे मेरे आत्मसम्मान की। राज जब घर लौटा और वह चिट्ठी पढ़ी तो वह हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत पूजा को कॉल किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। इधर रूपाली को लगा कि अब वह राज की जिंदगी की अकेली औरत है। वह खुश थी, लेकिन राज की आंखों में अब खालीपन था। राज ने जब अपने घर की तस्वीरें, बच्चों के खिलौने और पूजा की साड़ी को देखा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह क्या खो चुका है। लेकिन कहानी अभी शुरू ही हुई थी। पूजा अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई थी, लेकिन उसके मन में एक गूंज हमेशा चल रही थी, उसका घर, उसका पति और उसका टूटा हुआ विश्वास। माँ बाप ने उसकी आंखों में छिपे सवालों को पढ़ लिया था, मगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। सिर्फ नहीं इतना बोली, थोड़ी देर के लिए आई हूँ, लेकिन सास बनने का सपना देखने वाले माता पिता जान चुके थे कि उनकी बेटी का संसार अब बिखर चुका है। राज उधर रोज रूपाली के साथ था, पर दिल बेचैन था। रूपाली हंसती बोलती, उसे रिझाती, लेकिन राज की आंखें अब अक्सर कहीं और भटकती। कभी बच्चों की आवाज कानों में गूंजती, कभी पूजा की चाय की महक याद आती। वह जानता था कि उसने जो किया वो गलत था, पर अब कदम वापस खींचना इतना आसान नहीं था। रूपाली के सामने वह मुस्कुराता, लेकिन उसकी मुस्कान अब खाली थी। रूपाली ने एक दिन पूछा, राज, तुम खुश हो ना मेरे साथ? राज ने मुस्कुराने की कोशिश की।
हाँ, बहुत। तो फिर हमेशा के लिए मेरे साथ रहो ना, हम शादी कर सकते हैं। तुम्हारे बच्चे को भी मैं माँ बनकर संभाल लूंगी। राज चौंक गया। रूपाली अब सिर्फ रखी नहीं, पत्नी बनना चाहती थी। राज को अचानक यह बोझ महसूस होने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो जिसे मौज समझ रहा था, वो अब बंधन बनने की ओर बढ़ रही थी। पूजा का त्याग और रूपाली की मांग, दोनों के बीच उसका मन उलझ चुका था। उधर पूजा ने भी खुद को समेटना शुरू किया। वह मायूस जरूर थी, पर कमजोर नहीं। एक दिन बच्चों को सुलाकर वह अपने पुराने कॉलेज की डायरी निकाली। उसमें उसने वो वक्त पढ़ा जब वह राज से मिली थी। कैसे दोनों ने एक दूसरे को चाहा था, कैसे उसने अपने सपनों को पीछे रखकर इस घर को चुना था। अब उसे समझ आ रहा था कि वह खुद को खो चुकी थी। पूजा ने ठान लिया कि अब वह सिर्फ एक माँ नहीं, सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक औरत बनकर जिएगी, अपने लिए। शुरुआत छोटी सी थी। उसने एक स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की क्लास शुरू की। पहले 2 बच्चे आए, फिर 4, फिर 8। उसकी मेहनत और सरल स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास लौट रहा था। राज इस बीच अंदर से टूटने लगा था। वह न रूपाली को खुश रख पा रहा था, न खुद को। जब भी वह अपने बच्चों की तस्वीर देखता, आंखें भर आती। पूजा की आवाज जैसे कानों में गूंजती, तुमने मुझे मेरी जगह से हटा दिया। एक दिन राज अचानक बच्चों से मिलने पूजा के मायके पहुंच गया। दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी पूजा, साड़ी में सजी, सिंदूर रहित मांग, लेकिन चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास। राज कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, बच्चों से मिल सकता हूँ? पूजा ने सिर हिलाया। हाँ, जरूर। राज बच्चों से मिला, उनके गले लगा और एक बार फिर उस घर के शांत माहौल में पूजा की आवाज सुनी। कैसे हो राज? ठीक नहीं, तुम कैसी हो? अब ठीक हूँ। राज ने देखा वो पूजा अब पहले जैसी नहीं रही। उसमें एक अलग चमक थी, आत्मनिर्भरता की। राज ने कहा, मैं बहुत पछता रहा हूँ पूजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पूजा ने जवाब दिया, पछताने से जिंदगी नहीं लौटती राज। जो कुछ टूट गया है उसे जोड़ने में वक्त लगता है, और कुछ टूटन तो ऐसी होती है जो आवाज नहीं करती, बस हमेशा गूंजती है। राज ने कुछ नहीं कहा। वो चला गया, लेकिन उसका मन अब बेचैन हो चुका था। उसने रूपाली से दूरियां बनानी शुरू कर दी। रूपाली ने यह महसूस कर लिया था कि राज का दिल अब कहीं और है। एक दिन उसने खुलकर बात की, राज, क्या तुम मुझसे दूर हो रहे हो? राज ने सिर झुका लिया। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मन अब यहाँ नहीं है। क्या तुम अभी भी पूजा को चाहते हो? राज ने बहुत देर चुप रहने के बाद कहा, शायद मैंने कभी उसे छोड़ा ही नहीं था, बस खुद को धोखा देता रहा। रूपाली की आंखों में आंसू थे। उसने कुछ नहीं कहा। राज ने अब ठान लिया था कि वो अपनी गलती सुधारेगा। दूसरी ओर पूजा का जीवन अब अपनी लय पकड़ चुका था। वह आर्थिक रूप से खुद पर निर्भर हो चुकी थी। लोगों में उसका सम्मान बढ़ रहा था। बच्चे भी उसे देखकर प्रेरित होते थे। लेकिन पूजा के मन में अब भी कहीं एक कोना ऐसा था जो सिर्फ राज के लिए धड़कता था। दर्द को उसने ताकत में बदला था, मगर दिल अब भी इंसान ही था। राज की जिंदगी अब 2 ध्रुवों के बीच फंसी थी। एक ओर उसका वर्तमान, जिसे वह अब स्वीकार नहीं कर पा रहा था, और दूसरी ओर उसका अतीत, जिसे वह भूल नहीं पा रहा था। रूपाली उसके साथ थी, लेकिन अब वह रिश्ता सिर्फ एक बोझ बन चुका था। राज को हर वक्त अपने बच्चों की मुस्कान, पूजा का सादापन और घर की वो शांति याद आती थी जिसे उसने खुद अपने हाथों से तोड़ा था। एक दिन राज ने हिम्मत करके रूपाली से कहा, रूपाली, मैं अब और झूठ नहीं जी सकता। रूपाली सब समझ गई थी, लेकिन सुनना फिर भी कठिन था। वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैं जानती थी कि तुम कभी मेरे नहीं हो सकते, पर मैंने फिर भी कोशिश की। तुम अपनी बीवी के पास लौट जाओ राज, शायद तुम्हारा घर अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। राज ने उसकी तरफ कृतज्ञता से देखा। पहली बार उसे रूपाली से हमदर्दी हुई, प्यार नहीं, लेकिन एहसानमंद जरूर था। वह जानता था कि अब उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को सुधारने का एक और मौका नहीं मिलेगा। उधर पूजा ने भी खुद को और मजबूत बना लिया था। अब वह बच्चों की देखभाल के साथ साथ स्कूल में पढ़ाने भी लगी थी। स्कूल में उसका नाम था, इज्जत थी और आत्मसम्मान भी। अब लोग उसे सिर्फ किसी की बीवी के रूप में नहीं, पूजा के नाम से जानते थे। एक दिन राज बच्चों की बर्थडे पार्टी में बिना बताए पहुंच गया।
पूजा ने दरवाजा खोला और दोनों की आंखें मिली। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर पूजा ने धीरे से कहा, आओ अंदर आ जाओ, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। राज ने देखा, पूरा घर सजा हुआ था, बच्चों की हंसी गूंज रही थी। पूजा ने पूरी मेहनत से पार्टी सजाई थी। राज का दिल अंदर से कांप गया। पार्टी के बाद जब बच्चे थक कर सो गए, राज और पूजा आमने सामने बैठे। राज ने अपनी आंखें झुका ली और बोला, मैं जानता हूं मुझसे जो हुआ वो माफ करने लायक नहीं, लेकिन पूजा, मैं सच में पछता रहा हूं। तुम्हारे बिना सब अधूरा है। मेरे पास सब कुछ था, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन अब जो नहीं है वो सब तुम थी। पूजा ने गहरी सांस ली। राज, मैं तुम्हारे शब्दों पर भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन डरती भी हूँ। क्या तुम्हारा पछताना स्थायी है या फिर यह बस एक तात्कालिक भावनात्मक दौरा है? राज ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं अब समझ चुका हूं पूजा। उस औरत की कीमत अब जान पाया हूं, जो मेरे हर दर्द में मेरे साथ रही, जिसने मेरे बच्चों को संभाला, जिसने मुझे कभी बदलने को नहीं कहा, बस स्वीकारा। अब मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। पूजा ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, मैंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर दी है राज। अब मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं पूजा हूँ, एक औरत जो अपनी पहचान खुद बना रही है। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन लौटने का फैसला मैं जल्दबाजी में नहीं करूंगी। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम बदले हो। राज को यह सुनकर उम्मीद मिली। उसने अपने भीतर की लड़ाई अब पूरी तरह से शुरू कर दी। अब वह बच्चों से रोज मिलने लगा, पूजा के साथ विनम्र व्यवहार रखता। वह उनके स्कूल के फंक्शन में भी शामिल हुआ। बच्चों ने पहली बार अपने पापा को अपने दोस्तों के बीच देखा तो उनका चेहरा खिल उठा। राज ने रूपाली से भी सभी संबंध तोड़ दिए। उसकी कंपनी की दुनिया में भी बदलाव आने लगा। अब वह ऑफिस से सीधा घर आता और काम के बाहर किसी पार्टी में नहीं जाता। सब उसे देखकर चौंक गए। राज, जो कभी पार्टी प्रेमी था, अब पूरी तरह पारिवारिक बन चुका था। लेकिन पूजा अब कमजोर नहीं थी। वह देख रही थी कि बदलाव असली है या नकली। वजह तीयेविन जानती थी, माफ करना आसान है, लेकिन फिर से भरोसा करना कठिन। राज ने एक दिन पूजा को स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में रोक लिया। पूजा, चलो आज एक कप चाय पीते हैं। तुम्हें याद है, हमारी पहली मुलाकात चाय की दुकान पर हुई थी। पूजा ने हल्की मुस्कान दी। वह जानती थी कि राज फिर से कोशिश कर रहा है। दोनों एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे। कई सालों बाद वे दो अजनबियों की तरह बातें कर रहे थे, संकोच के साथ पर ईमानदारी से। राज ने कहा, मैंने बहुत सी बातें सीखी इस एक साल में। एक औरत को जब कोई छोड़ देता है तो वो बिखरती नहीं, संभलती है, और संभल कर जब लौटती है तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। तुमने मुझे यही सिखाया है। पूजा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। राज, अगर मैं तुम्हें एक और मौका दूं, तो क्या तुम वाकई हर दिन उसे निभाओगे? राज ने उसका हाथ थामा। पूजा, इस बार मैं हर दिन तुम्हारा हाथ थामे रखूंगा। तुम मेरी बीवी नहीं, मेरी शक्ति हो। और अब मैं कभी नहीं भूलूंगा कि एक औरत सिर्फ घर नहीं संभालती, वो दिल भी संभालती है और आत्मा भी। राज ने पूजा का हाथ थामा था, लेकिन अब भी उनके बीच कई अनकहे सवाल थे। एक बार टूटा हुआ विश्वास जब चटकता है तो उसकी किरचें दिल में चुभती रहती हैं। पूजा भले ही मुस्कुरा रही थी, वही ये खश, लेकिन उसका दिल अब भी संभलने की कोशिश कर रहा था। पूजा ने घर लौटकर खुद को आईने में देखा। वह वही पूजा थी जिसने अपने जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा परिवार को सौंप दिया था। अब जब राज लौट आया था तो सवाल यह था कि क्या वह वही पूजा बनेगी या अब कुछ अलग। दूसरे दिन सुबह पूजा ने बच्चों को तैयार किया, उनका टिफिन बनाया और उन्हें स्कूल भेजा। दरवाजे पर खड़ा राज बच्चों को देखकर मुस्कुराया। पहले वो दूर खड़ा रहता था, अब बच्चों को स्कूल तक छोड़ने की जिम्मेदारी खुद लेने लगा था। पूजा ने देखा बदलाव हो रहा है। शाम को पूजा स्कूल से लौटी तो दरवाजे पर फूलों का गुलदस्ता रखा था। एक चिट्ठी लगी थी, तुम्हारे मुस्कुराने से घर महकता है, मैं फिर से उस सुगंध को महसूस करना चाहता हूँ आज। पूजा ने चिट्ठी पढ़कर कुछ देर अपनी आंखें बंद की। उसे राज का पुराना अंदाज याद आ गया, जब वह शादी के शुरुआती दिनों में उसे ऐसे ही छोटे छोटे सरप्राइजेस देता था। पर अब हालात बदल चुके थे। अब ये फूल नहीं, भरोसे की नींव चाहिए थी। राज ने अब निश्चय कर लिया था कि वह न सिर्फ पूजा का विश्वास बल्कि खुद की आत्मा भी वापस पाएगा। उसने पूजा को अपने ऑफिस में काम करने का प्रस्ताव दिया।
पूजा, तुम्हारी पढ़ाई और अनुभव बेकार नहीं जाने देना चाहिए। मेरे ऑफिस में एक क्लाइंट रिलेशन मैनेजर की पोस्ट खाली है। अगर तुम चाहो तो हम साथ काम कर सकते हैं। पूजा ने सोचा। उसके भीतर सवाल उठे। क्या वो अपने पति के ऑफिस में काम करके फिर से पुरानी छाया बन जाएगी, या वह अब एक साथी के रूप में साथ खड़ी होगी? कुछ दिनों की सोच के बाद पूजा ने हाँ कहा, लेकिन एक शर्त पर। मैं तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी बीवी बनकर नहीं, एक प्रोफेशनल बनकर काम करूंगी। मैं घर पर माँ और पत्नी हूँ, लेकिन ऑफिस में सिर्फ एक कर्मचारी। राज ने बिना झिझक स्वीकार किया। ऑफिस का माहौल अब नया था। पहले जहां राज का रौब चलता था, अब उसकी टेबल के सामने पूजा की आत्मनिर्भरता चमकने लगी थी। वह अपनी सूझबूझ, शांति और काम की लगन से सभी कर्मचारियों की पसंद बन गई थी। राज को पूजा में एक नया रूप दिखने लगा था। वो सिर्फ एक घरेलू महिला नहीं थी, वो एक लीडर थी। एक दिन ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग के दौरान जब पूजा ने एक बड़े प्रोजेक्ट को संभाला और क्लाइंट को सामने इम्प्रेस किया, तो राज का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे समझ में आया कि वो औरत, जिसे वह कभी घर के कामों तक सीमित समझता था, आज कॉर्पोरेट दुनिया में भी चमक रही है। रूपाली की बात करें तो वह अब राज से अलग होकर मुंबई छोड़ चुकी थी। उसने मॉडलिंग छोड़ दी थी और अब किसी एनजीओ में बच्चों के साथ काम करती थी। राज को उससे एक चिट्ठी मिली थी। राज शायद जो कुछ ड्यू की बम दिए कैसे कुछ हुआ, वो हम दोनों की समझदारी की परीक्षा थी। मैं अब जान गई हूँ कि प्यार लेना नहीं, देना होता है। तुम्हारी पूजा बहुत खुशकिस्मत है। मुझे उम्मीद है कि तुम अब उसके साथ वही करोगे जो एक सच्चा साथी करता है, हमेशा निभाना। राज ने उस चिट्ठी को पूजा को नहीं दिखाया। उसने उसे संभाल कर अपने वॉलेट में रख लिया, एक याद की तरह, जो उसे हर बार ये याद दिलाए कि वह एक बार रास्ता भटका था, लेकिन अब उसे सही दिशा में चलना है। पूजा अब धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे खोलने लगी थी। एक दिन जब वह राज के लिए चाय लेकर आई और मुस्कुरा कर कहा, चीनी कम कर दी है, जैसे तुम अब पसंद करते हो, तो राज की आंखें भीग गईं। क्या इसका मतलब है कि अब सब ठीक हो रहा है? उसने पूछा। पूजा ने हल्के से कहा, शायद हम फिर से सीख रहे हैं साथ चलना। पहले जहां तुम आगे चलते थे और मैं पीछे, अब मैं चाहती हूं कि हम साथ चलें, कंधे से कंधा मिलाकर। राज ने उसकी बात सुनकर अपना सिर झुका लिया और कहा, इस बार मैं तुम्हें कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा। बच्चों ने भी महसूस किया कि उनके पापा मम्मी के बीच फिर से वो मिठास लौट रही है। घर में अब फिर से वो खिलखिलाहटें थीं जो कभी खो गई थीं। रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते, उन्हें परफेक्ट बनाने के लिए दोनों को टूटकर जुड़ना होता है, और पूजा ने तय कर लिया था कि वो जुड़ने देगी, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर, बराबरी से। अब पूजा और राज का रिश्ता धीरे धीरे समय के साथ गहराने लगा था। उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। यह अब ज्यादा समझदार, ज्यादा सधा हुआ और ज्यादा आत्मनिर्भर था। दोनों ने अपने अतीत की गलती से बहुत कुछ सीखा था, और अब वे कोशिश कर रहे थे कि भविष्य में वैसी कोई दरार फिर न आए। अब पूजा सिर्फ घर की रसोई और बच्चों की देखभाल तक सीमित नहीं थी, बल्कि ऑफिस की बैठकों में उसकी उपस्थिति निर्णायक मानी जाने लगी थी। क्लाइंट्स उसे पहचानने लगे थे और सहयोगी उसे मैडम नहीं, लीडर कहने लगे थे। उसके आत्मविश्वास और व्यावसायिक व्यवहार ने सबका मन जीत लिया था। राज इस नए रूप से बेहद प्रभावित था, लेकिन एक कोना उसके मन में अब भी डरता था। कहीं पूजा उससे इतनी दूर न हो जाए कि लौटने का रास्ता भी न बचे। एक शाम जब ऑफिस से लौटते वक्त राज ने पूजा से कहा, अब लगता है जैसे मैं तुम्हारे लिए छोटा होता जा रहा हूँ। तुम्हारा कद हर रोज बढ़ रहा है और मैं वहीं का वहीं हूँ। पूजा मुस्कुराई। राज, जब तुम गिर पड़े थे मैंने तुम्हें उठाया था, और आज जब मैं बढ़ रही हूँ तो तुम्हें मेरे साथ चलना है, पीछे नहीं, बराबरी में। राज की आंखें भर आईं। उसे समझ में आ गया था कि यह उससे वही पूजा है, लेकिन अब नए रूप में, न सिर्फ पत्नी बल्कि एक नेता, एक माँ और एक सच्ची साथी। अब घर का माहौल भी बदल चुका था। बच्चे खुश रहते थे, मम्मी पापा को हंसते, साथ काम करते और एक दूसरे का ख्याल रखते देखकर उन्हें वो स्थिरता मिल रही थी जो कुछ समय पहले खो गई थी। लेकिन हर शांत जल में एक दिन कोई पत्थर गिरता ही है। एक दिन पूजा को एक फोन कॉल आया, उसकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड नैना का। नैना अब एक बड़ी एनजीओ चलाती थी और उसने पूजा को एक प्रोजेक्ट के लिए आमंत्रित किया।
जिसमें ग्रामीण महिलाओं के लिए लीडरशिप वर्कशॉप आयोजित की जानी थी। नैना चाहती थी कि पूजा वहां जाकर महिलाओं को प्रोत्साहित करे और 1 महीने तक ट्रेनिंग दे। राज को जब पता चला तो वह कुछ क्षणों तक मौन रहा। मतलब तुम 1 महीने के लिए बाहर रहोगी? पूजा ने कहा, हाँ, ये मौका सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन औरतों के लिए है जो खुद को कमजोर समझती हैं। मैं उन्हें वही दिखाना चाहती हूँ जो मैंने खुद में खोजा है। राज ने गहरी सांस ली। उसके भीतर कुछ खिंचा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, ठीक है, जाना चाहो तो जाओ, लेकिन तुम्हारे बिना घर अधूरा लगेगा। पूजा मुस्कुराई। अगर अधूरा लगेगा तो समझ लेना कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं, इसकी धड़कन हूँ। राज जानता था कि ये पूजा सिर्फ उससे प्यार करने वाली औरत नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाली नारी बन चुकी है। उसने अपने मन को समझाया और पूजा को प्रोत्साहित किया। पूजा ने बच्चों को समझाया, मम्मा कुछ दिन के लिए बाहर जा रही है, लेकिन आप दोनों के पापा आपके साथ रहेंगे और मैं हर रोज वीडियो कॉल करूंगी। बच्चों ने पहले थोड़ा नखरा किया, लेकिन जब पूजा ने उन्हें समझाया कि वो कुछ ऐसी मम्मियों की मदद करने जा रही है जिनके पास कोई आवाज नहीं, तो उन्होंने गर्व से सिर हिलाया। पूजा की ट्रेनिंग का पहला हफ्ता बीतते बीतते ही सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा शुरू हो गई। अखबारों में उसका नाम आया। घरेलू महिला से प्रेरणा स्रोत बनी पूजा मल्होत्रा। राज ने ये सब देखा। पहले उसे हल्का सा ईर्ष्या महसूस हुई। पूजा अब सबकी हो रही थी, सिर्फ उसकी नहीं। लेकिन जब उसने अपने बच्चों को वह समाचार दिखाते हुए कहा, देखो बच्चों, तुम्हारी मम्मा कितनी महान है, तो उसके भीतर गर्व की भावना ने हर ईर्ष्या को ढक लिया। इधर पूजा ने गांव की महिलाओं को वो हिम्मत दी जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। उसने उन्हें यह सिखाया कि त्याग करना महान है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। महिलाएं रोते हुए उसके गले लगती, उसे दीदी कहती और कहती, आप जैसी बनना है। पूजा ने एक दिन रात को राज से वीडियो कॉल पर कहा, राज, मैं आज जो हूँ उसमें तुम्हारी गलती का भी हिस्सा है। अगर तुमने धोखा न दिया होता तो मैं खुद को न पहचान पाती, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देती। आइंडी यासी बामियाती, तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। राज की आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा, मैं काबिल नहीं हूँ तुम्हारा, लेकिन इस जीवन में सिर्फ एक ही कामना है कि हर जन्म में तुमसे ही मिलूं और हर बार तुम्हें सही वक्त पर समझूं। जब पूजा 1 महीने बाद वापस लौटी तो पूरा घर उसे फूलों, बच्चों की हंसी और राज की आंखों की चमक से भरा मिला। बच्चों ने उसके लिए कार्ड बनाए थे और राज ने पूरे घर को सजा रखा था। राज ने पूजा से कहा, अब मुझे नहीं डर कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी। अब मैं जानता हूँ कि तुम जितनी बड़ी हो रही हो, मैं उतना ही तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। पूजा ने कहा, और अब मैं जानती हूँ कि तुम बदले नहीं, परिपक्व हुए हो। पूजा के लौटने के बाद घर की रौनक जैसे लौट आई थी। बच्चों की मासूम हंसी, रसोई में उठती अदरक वाली चाय की खुशबू और राज की आंखों में चमक, सब कुछ जैसे फिर से अपने पुराने ठिकाने पर लौट आया था। लेकिन एक फर्क था, अब पूजा पहले जैसी पूजा नहीं रही थी। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था और उसकी चाल में दृढ़ता। वह अब महज किसी की पत्नी या मां नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। राज उसे देखता और कभी-कभी उसकी आंखें नम हो जातीं। अब पूजा सिर्फ घर की दीवारों के भीतर की आवाज ने नहीं, समाज के भीतर गूंजती एक चेतना थी। राज ने मन ही मन स्वीकार कर लिया था कि वह अब उस पूजा को कभी खोना नहीं चाहता। लेकिन हर रिश्ते की राह में कुछ न कुछ कांटे होते ही हैं। समाज जो हर वक्त औरतों को परिभाषित करने में लगा रहता है, अभी पूजा के पीछे पड़ा था। एक दिन पूजा अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, जब रास्ते में पड़ोस की कुछ औरतें खुसर पुसर करती दिखीं। देखो ना, अब तो जैसे वो कोई बहुत बड़ी नेता बन गई है, पति को माफ कर दिया और अब भाषण दे रही है स्त्री स्वाभिमान पर। अरे हाँ, अगर हमारा पति ऐसा करता तो हम तो सीधे तलाक ले लेते। कौन कहता है ये आदर्श महिला है? मुझे तो लगता है ये बस पब्लिसिटी के लिए सब कर रही है। पूजा ने यह सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो जानती थी समाज की जुबान वो ही औरतें बनती हैं जो या तो चुप रह जाती हैं या फिर ज्यादा बोलने लगती हैं। लेकिन उसने फैसला किया कि वह न चुप रहेगी न ज्यादा बोलेगी, बस अपने काम से जवाब देगी। घर लौटकर उसने राज से पूछा, राज, अगर मैं समाज की बातें सुनूं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? राज ने तपाक से कहा,
अगर तुम उन्हें जवाब दोगी तो मुझे गर्व होगा। मैं आज तुम्हारी वजह से ही समझ पाया हूं कि औरतें सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा करके चलती हैं। पूजा ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। उसे जो जिम्मेदारी मिली है वो केवल अपने परिवार की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जो खुद को कमजोर समझती है। उसी समय एक बड़े न्यूज चैनल से पूजा को आमंत्रण मिला, एक डिबेट शो में शामिल होने के लिए, जहां विषय था, क्या पत्नी को पति के धोखे के बाद माफ कर देना चाहिए। पूजा ने पहली बार टीवी पर बोलने की हामी भरी। राज और बच्चे टीवी के सामने बैठ गए और जब पूजा स्क्रीन पर आई तो उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। बस विश्वास ये था। मेजबान ने पहला सवाल किया, आपने अपने पति को माफ कर दिया, क्या आपको नहीं लगता कि आपने बाकी औरतों को एक गलत मिसाल दी है। पूजा मुस्कुराई, माफी देना कमजोरी नहीं, ताकत होती है, लेकिन माफी तब दी जानी चाहिए जब सामने वाला अपनी गलती को स्वीकार करे और उसमें बदलाव दिखे। मैंने अपने पति को सिर्फ इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि वो मेरे बच्चों के पिता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को सुधारा और मुझे फिर से साथी समझा, मालिक नहीं। भैया, पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। पूजा की बातों ने हजारों औरतों को एक नई सोच दी। अगले दिन सोशल मीडिया पर पूजा की तारीफों की बाढ़ आ गई। कई महिलाओं ने संदेश भेजे, आपने हमें आवाज दी, आपने हमें बताया कि रिश्तों को तोड़ना ही एकमात्र समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें समझना, सुधारना और फिर से गढ़ना भी एक विकल्प है। राज ने ये सब पढ़ा और पूजा के पास जाकर कहा, आज तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैं एक रानी के साथ हूँ, जिसने खुद का साम्राज्य खुद खड़ा किया। पूजा हंसी, तो क्या अब मैं तुम्हारी बीवी नन 1 मिनट बन गई हूँ? राज ने गंभीरता से कहा, अब तुम मेरी नहीं, हर उस स्त्री की बीवी नन एक बन गई हो जो जमाने से लड़ रही है। लेकिन अभी भी एक परीक्षा बाकी थी। राज की माँ का आशीर्वाद। राज की माँ जो गांव में रहती थी और पूजा के अलग हो जाने के समय बहुत दुखी हुई थी, अब भी अंदर ही अंदर नाराज थी। एक दिन उन्होंने अचानक आकर दरवाजा खटखटाया। पूजा ने उन्हें देखकर पैर छुए। सास ने सिर पर हाथ रखा, लेकिन फिर सीधा कहा, अब तुम मेरे बेटे से बड़ी हो गई हो। पूजा चुप रही। राज की माँ ने फिर कहा, मुझे तुमसे एक शिकायत है। जब तुम गई थी तो मेरा बेटा टूट गया था, और जब तुम लौटी तो वो तुम्हारे नाम से जाना जाने लगा। लेकिन मुझे गर्व है क्योंकि तुमने उसे फिर से इंसान बनाया। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सास के पांव पकड़े और कहा, माँ, मैंने किसी से कुछ छीना नहीं, मैंने सिर्फ खुद को पाया है। अब घर में हर रिश्ता फिर से जड़ पकड़ने लगा था। पूजा अब रसोई में भी मुस्कुरा कर जाती, ऑफिस में भी आत्मविश्वास के साथ बैठती और बच्चों को कहानियां भी सुनाती। लेकिन अब उसकी कहानियों की नायिका कोई परी नहीं, बल्कि वो खुद होती। अब पूजा का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। पहले वह सिर्फ एक गृहिणी थी, फिर एक टूटी हुई पत्नी, उसके बाद एक आत्मनिर्भर और प्रेरणादायक महिला बनी। लेकिन इन सब के बीच वह कोपचियह अपने रिश्तों को भी उतनी ही नरमी और समर्पण से संभाल रही थी। उसने खुद को कभी किसी एक भूमिका में सीमित नहीं किया। वो माँ भी थी, पत्नी भी, और समाज के लिए एक उदाहरण भी। राज अब हर दिन पूजा को नई नजरों से देखता। वह उसके व्यक्तित्व से न सिर्फ प्रेम करता, वो दिन के अंदर करता, बल्कि आदर भी करता था। लेकिन पूजा जानती थी कि जीवन की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। एक दिन ऑफिस में काम के बीच राज को एक विदेशी क्लाइंट से बड़ा ऑफर मिला। क्लाइंट चाहता था कि राज 6 महीने के लिए सिंगापुर चले, वहीं ऑफिस स्थापित करे और टीम तैयार करे। यह टाइम राज के करियर के लिए एक बड़ा मोड़ हो सकता था। राज उत्साहित था, लेकिन दुविधा में भी। पूजा को बताना आसान नहीं था। शाम को जब पूजा बच्चों को पढ़ा रही थी, राज ने बात छेड़ी। पूजा, एक प्रस्ताव आया है 6 महीने सिंगापुर में काम करने का। पूजा चौंकी नहीं, उसने बस एक सवाल पूछा, क्या तुम जाना चाहते हो? राज ने कहा, मैं चाहता तो हूँ, लेकिन अब जिंदगी एकतरफा फैसलों से नहीं चलती। पूजा मुस्कुराई, अगर तुम जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, मैं और बच्चे संभाल लेंगे। लेकिन इस बार मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करूंगी, मैं अपने जीवन की रफ्तार बनाए रखूंगी। राज को पूजा के इस संतुलित जवाब से सुकून भी मिला।
और गौरव भी। कुछ ही हफ्तों में राज सिंगापुर चला गया। बच्चों ने पहली बार अपने पापा को इतने लंबे समय के लिए दूर जाते देखा था, पर पूजा ने उन्हें समझाया, पापा काम करने जा रहे हैं ताकि हम सभी का भविष्य और अच्छा बने, और हम रोज उनसे बात करेंगे। अब पूजा पूरी तरह से बच्चों, अपने एनजीओ के प्रोजेक्ट्स और ऑफिस की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई। सिंगापुर में राज का समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन हर रात वो पूजा से वीडियो कॉल करता, बच्चों की बात करता और उस जीवन को याद करता जो अब उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन गया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब जीवन स्थिर होता है तो किसी कोने से कोई हलचल फिर सिर उठाती है। राज की सिंगापुर टीम में एक लड़की थी, अनुष्का। वह तेज, आत्मविश्वासी और राज से बहुत प्रभावित थी। शुरू में सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था, लेकिन अनुष्का ने धीरे धीरे अपनी बातों में एक नजदीकी लहजा शामिल करना शुरू कर दिया। राज ने शुरू में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन देर शाम ऑफिस में जब सब जा चुके थे, अनुष्का ने राज से कहा, क्या आप कभी अकेलेपन से डरते हैं? राज थोड़ा चौंका। कभी कभी, लेकिन अब नहीं, अनुष्का ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अगर आप चाहें तो मैं आपकी उस खाली जगह को भर सकती हूँ। राज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं कभी फिर किसी भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता। मैंने बहुत कुछ खोकर सीखा है कि रिश्ते बनाना जितना मुश्किल होता है, उन्हें निभाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है। अनुष्का ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन के बाद वह राज से दूर दूर रहने लगी। उधर पूजा को किसी बात की भनक नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास मजबूत था, और वह ऐसी थी कि राज अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। 6 महीने के बाद राज वापस लौटा। हवाई अड्डे पर पूजा बच्चों के साथ खड़ी थी। बच्चों ने दौड़कर पापा से लिपटकर कहा, हमने बहुत मिस किया। राज ने पूजा की आंखों में देखा। उसमें न कोई संदेह था, न कोई प्रश्न, सिर्फ भरोसा था। घर लौटते वक्त पूजा ने सिर्फ इतना कहा, इस बार इंतजार लंबा था, लेकिन भरोसे ने कभी थकने नहीं दिया। राज ने उसका हाथ थामा। इस बार मैं तुम्हें फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मौका कितना भी बड़ा क्यों न हो। पूजा ने कहा, तुम जाओ या रुको, अब फर्क नहीं पड़ता। फर्क अब सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम एक दूसरे को खोने से ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोनों फिर से साथ थे, लेकिन इस बार कोई शर्त नहीं थी। अब रिश्ता अधिकारों पर नहीं, समझ और साझेदारी पर टिका था। कुछ दिनों बाद पूजा को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, भारत की प्रेरणादायक महिलाओं के पैनल में शामिल होने के लिए। मंच पर जब उससे पूछा गया, आपने सबसे बड़ी जीत क्या पाई, तो उसने जवाब दिया, अपने भीतर की आवाज को पहचानना और अपने पति को खोकर उन्हें वापस साथी के रूप में पाना। पूजा अब हर मोर्चे पर सफलता का दूसरा नाम बन चुकी थी। एक तरफ उसका परिवार पूरी तरह से संवर चुका था, तो दूसरी ओर समाज में उसकी पहचान एक सशक्त महिला की बन चुकी थी। राज अब उस पुरुष की भूमिका में था जो पत्नी की उन्नति से घबराता नहीं, बल्कि गर्व करता है। बच्चे खुश थे, घर में हंसी थी और दिलों में चैन। लेकिन जैसे हर रिश्ते की दीवारों में महीन दरारें रह जाती हैं, वैसे ही हर जीत के साथ कुछ अनकहे त्याग भी होते हैं। अब जब पूजा लगातार सेमिनार, सामाजिक अभियानों और इंटरव्यूज का चेहरा बन रही थी, तो राज के भीतर कभी कभी एक अजीब सी रिक्तता जागती। उसे पूजा की व्यस्तता चुभने लगी थी। वो अब पहले की तरह पूजा के साथ बैठकर खाना खाने, बच्चों के साथ खेलने और देर रात बातें करने का मौका कम पा रहा था। राज इस शिकायत को जुबान पर लाता नहीं था, लेकिन मन के किसी कोने में उसे पूजा से चुराया गया समय खलने लगा था। वह जानता था कि पूजा कुछ गलत नहीं कर रही, पर शायद अब वह उसे उतनी जरूरत नहीं समझती जितनी पहले थी। एक रात पूजा देर तक किसी कॉन्फ्रेंस की तैयारी में लगी थी। राज अकेला बैठा बच्चों को सुला रहा था। पूजा ने लौटकर देखा कि राज चुपचाप बालकनी में बैठा है। पूजा ने पास आकर पूछा, थक गए हो? राज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस सोच रहा था, अब तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। पूजा ने उसका हाथ थामा। मेरी दुनिया बड़ी जरूर हुई है, लेकिन उसका केंद्र अब भी वही है, तुम और बच्चे। राज ने कहा, कभी कभी लगता है जैसे मैं अब तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहा। पूजा ने गहरी सांस ली और कहा, राज, अगर मैं बदल गई हूं तो तुम्हारे कारण ही। तुमने मुझे मेरी कमजोरियों के साथ पहचानने का मौका दिया और मैंने खुद को मजबूत बनाकर तुम्हारे साथ फिर से खड़ा किया। लेकिन अब अगर तुम मेरे सशक्त रूप से असहज हो
तो क्या यह बदलाव अधूरा था? राज चुप रहा। वह जानता था कि ये उसकी असुरक्षा बोल रही थी। अगली सुबह पूजा ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और राज के साथ एक दिन का ट्रिप प्लान किया, सिर्फ उनके लिए। पूजा ने रास्ते में कहा, तुम्हारी चिंता समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही उड़ना चाहती हूँ, तुम्हारे पीछे नहीं। साथ चलना चाहती हूँ, दौड़ में आगे निकलने के लिए नहीं। राज ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने तुम्हें ऊंचाइयों पर देखा और घबरा गया कि कहीं तुम मुझे छोड़कर उड़ न जाओ, लेकिन अब समझ में आया कि तुम्हारे पंखों में मेरी दी हुई हवा भी है। यह संवाद दोनों के बीच की छोटी दरार को भर गया। इसी बीच बच्चों की स्कूल में सालाना प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। बेटे आदित्य ने ड्रामा में भाग लिया और बेटी श्रेया ने स्पीच प्रतियोगिता में नाम दर्ज कराया। पूजा ने दोनों की तैयारी में पूरी जान लगा दी। स्कूल के कार्यक्रम के दिन जब आदित्य ने मंच पर अभिनय किया तो सभी उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे, लेकिन उससे ज्यादा लोगों की नजर उस लड़की पर थी जिसने स्टेज पर खड़े होकर कहा, मेरी मम्मी सिर्फ मेरी मम्मी नहीं, बहुतों की ताकत है। लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ तो वही मम्मी अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास बैठती हैं। वो कभी अपनी पहचान नहीं भूलती, लेकिन कभी कि हमें भी नहीं भूलती। मेरी मम्मी मेरी सुपर हीरो हैं। पूजा की आंखें भर आईं। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। राज ने भी बच्चों को बाहों में भर लिया। अब उनके रिश्ते को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी, न समाज से न एक दूसरे से। उसी रात पूजा को एक कॉल आया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसे अगले वर्ष के नारी गौरव सम्मान से नवाजने का ऐलान किया था। राज ने खुशी में उसे गले लगा लिया। पूजा बोली, ये सम्मान मेरा नहीं, हम सबका है। लेकिन तभी एक पुराना साया फिर लौट आया। रूपाली अब दिल्ली में एक पत्रकार बन चुकी थी। उसने पूजा की कहानी पर एक लेख लिखा, सच्ची कहानी, जिसमें पूजा के संघर्ष, आत्मसम्मान और रिश्तों के पुनर्निर्माण की बातें थीं। लेख के अंत में उसने लिखा, मैं कभी पूजा से प्रतिस्पर्धा में नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसे समझा तो जाना कि वो औरत नहीं, एक विचार है, और उस विचार से लड़ाई मुमकिन नहीं, सिर्फ सर झुकाया जा सकता है। पूजा ने लेख पढ़ा और राज को दिखाया। राज ने सिर्फ इतना कहा, इस लेख ने मेरी एक पुरानी गलती को पूरी तरह बंद कर सकती। अब न कोई अपराध बोध है, न डर, बस सुकून है कि मैंने अपना जीवन साथी समय रहते पहचान लिया। इस लेख के बाद समाज की नजरों में भी पूजा और ऊंची हो गई, लेकिन वह अब भी अपने परिवार को प्राथमिकता देती थी। पूजा के जीवन का वह दौर आ चुका था जहां उसका नाम हर किसी की जुबान पर था। नारी गरिमा की मिसाल, आत्मसम्मान की प्रतिमा और परिवार को जोड़कर चलने की प्रेरणा। लोग अब उसे सिर्फ राज की पत्नी या आदित्य श्रेया की मां नहीं, बल्कि एक पहचान कहते थे, बिवी नन। राज का दिल अब पूरी तरह से पूजा के लिए समर्पित था। अब उसमें कोई भय, कोई अपराध बोध, कोई असुरक्षा शेष नहीं थी। वो अपने जीवन साथी के भीतर सिर्फ पत्नी नहीं, एक प्रकाश देखता था जो उसके अंधेरे कोनों को रोशन करता था। बच्चे बड़े हो रहे थे। आदित्य अब किशोरावस्था में था और श्रेया भी आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की बन चुकी थी। पूजा को अब अपने बच्चों में वह संवेदनशीलता, वह समझदारी और वो मानवीयता दिखती थी जो उसने अपने संघर्ष से अर्जित की थी। एक सुबह पूजा को दिल्ली से एक और बड़ा निमंत्रण मिला, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नारी गौरव सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाषण देने का। पूजा ने उस निमंत्रण को हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा। वो जानती थी कि यह केवल एक मंच नहीं, बल्कि उसकी कहानी का वह मुकाम था जहां उसे अपनी यात्रा को दुनिया के सामने समेटना था। कार्यक्रम के दिन मंच पर जब पूजा खड़ी हुई तो नीचे बैठे सैकड़ों लोग खामोशी से उसकी ओर देख रहे थे। उसमें महिलाएं थीं, छात्राएं थीं, अधिकारी थे और मीडिया के लोग भी। लेकिन सबसे आगे की पंक्ति में राज और उसके दोनों बच्चे बैठे थे। पूजा की आंखों का सबसे कीमती दृश्य। पूजा ने बोलना शुरू किया, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया, लेकिन जो सबसे बड़ा पाठ मैंने सीखा वो यह था कि रिश्ते केवल प्रेम या विश्वास पर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और साझेदारी पर टिकते हैं। मैंने एक पत्नी होने की परिभाषा को बदलते हुए जिया है। मैंने माफ किया, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि मैं अंदर से बहुत मजबूत थी। मैंने अपने बच्चों को सिखाया कि मम्मी पापा केवल पालनकर्ता नहीं, जीवन के पहले दोस्त होते हैं। और मैंने अपने पति को सिखाया कि प्यार का सबसे गहरा रूप होता है
सम्मान। मैं आज बीवी हूँ, लेकिन सिर्फ अपने पति की नहीं। मैं हर उस औरत की बीवी हूँ जो अपमान, अस्वीकार और अकेलेपन के अंधेरे से गुजरती है और फिर भी रोशनी ढूंढती है। मैं हर उस स्त्री की आवाज हूँ जिसे समाज ने चुप रहना सिखाया, लेकिन जिसने बोलना चुना। और मैं उस युग की शुरुआत का प्रतीक हूँ जिसमें औरतें खुद की कहानी खुद लिखती हैं। सारी ऑडियंस तालियों से गूंज उठी। राज की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, उस मुस्कान की जो गर्व, प्रेम और शांति से जन्मी थी। कार्यक्रम के बाद मीडिया ने जब पूजा से पूछा, अब आप क्या करना चाहती हैं, तो उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं चाहती हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वह दूसरी औरतों तक पहुंचे। मैं एक संस्थान बनाना चाहती हूं जहां हर औरत को उसकी शक्ति का बोध कराया जा सके। राज ने वहीं खड़े होकर कहा, और मैं उस संस्थान में पहला सदस्य बनना चाहता हूं, एक पुरुष के रूप में जो औरतों की आवाज को न सिर्फ सुने बल्कि आगे बढ़ाए। अब जीवन पूरी तरह संतुलित हो चुका था। पूजा ने एक संस्था बनाई स्वयं, जिसमें वह देश भर की औरतों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने लगी। वहां परित्यक्ता, विधवा, घरेलू हिंसा की शिकार या बस अपनी पहचान की खोज में भटक रही स्त्रियों को उम्मीद की रोशनी मिलती। राज अब उसका सबसे बड़ा सहयोगी था। उसने अपनी कंपनी को पूजा की संस्था के साथ जोड़ दिया। अब दोनों की दुनिया एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ चुकी थी कि उनमें कोई अलगाव असंभव हो गया था। बच्चे भी इन सब का हिस्सा बने। आदित्य और श्रेया ने स्कूल में अपने दोस्तों को सिखाया कि माँ सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं, एक समाज बदलने वाली भी हो सकती है। पूजा को समाज ने सम्मान दिया, सरकार ने पुरस्कार और मीडिया ने सुर्खियां। पर सबसे बड़ा सम्मान उसे तब मिला जब एक अनजान महिला ने उसके पास आकर कहा, मैडम, मैंने आपका भाषण सुना था। उस दिन मैं आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि मैं सिर्फ किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं खुद एक जीवन हूँ। पूजा की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर मेरी कहानी ने तुम्हें रोक लिया तो अब तुम्हें अपनी कहानी शुरू करनी है। और यहीं पर बिवी नन, 1 मिनट की कहानी अपने मुकम्मल अंजाम पर पहुंचती है। एक पत्नी जिसने पति के धोखे को सहा, एक माँ जिसने अपने बच्चों को बिना शिकायत बड़ा किया, एक औरत जिसने समाज की परिभाषाओं को तोड़ा, और एक इंसान जिसने खुद को खोकर खुद को ही पा लिया। राज अब भी सुबह चाय बनाता है, पूजा अब भी बच्चों की होमवर्क देखती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अब वे एक दूसरे के लिए नहीं, एक साथ जीने लगे हैं। समाप्त।